Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrul. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is, no one is born happy, but everyone is born with the ability to create happiness. Topic of the day is from class 12, chapter 3rd, Electrochemistry. In this lecture, we will cover Coulomb law. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसी तरह आज मैं बात करूंगी मोलर कंडक्टिविटी जो वेरी करती है विद कंसंट्रेशन फॉर द वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसका रीजन क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू अ मच लेसर एक्सटेंट, बहुत कम डिसोसिएट होता है वो। सो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लो, तो मोलर कंडक्टेंस उसकी बहुत कम होगी। However, there is a steep rise in the molar conductivity as its concentration decreases. कहते हैं इसकी मोलर कंसंट्रेशन धीरे धीरे राइज करती है जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी राइज करती है। और ये किसके कारण होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड, जैसे जैसे वो डिक्रीज करेगी कंसंट्रेशन वैसे वैसे उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और उसकी आयनाइजेशन बढ़ेगी। So the ionization is complete at infinite dilution, जब उसमें हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देंगे उस टाइम पे, जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देंगे उस टाइम पे वो completely dissociate हो जाएगा, that is known as a infinite dilution. The sharp rise in the molar conductivity at lower concentration is due to the increase in the number of ions in the solution in a weak electrolyte. और आप ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में क्या है, हमारे पास दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस के अराउंड है हमारे पास रूट सी कंसंट्रेशन टर्म, एक तरफ हमारे पास है लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरह आता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कम है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और बहुत डिक्रीज होने पे कंसंट्रेशन ये वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब ये ग्राफ इस तरह से वेरी करता है। और अगर मैं इस तरह बात करूं, इस तरफ से इधर मूव कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। दिस राइज इज ड्यू टू द डिल्यूशन। और अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं डिसॉल्व करने में वाटर में और आयंस प्रोवाइड करते हैं। उन आयंस के कारण कंडक्टेंस होती है और उसी से हम मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। द इंटर आयनिक इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्वेंट कम है तो आयंस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनकी मूवमेंट कम होगी। Consequently, the movement of free ions in aqueous solution is reduced and conductance falls. कहते हैं जब हम पानी ज्यादा डाल देते हैं तो उसमें भी आयंस फॉर्म होते हैं, तो उनके अट्रैक्शन के कारण उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और मोलर कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। बट हम जब ज्यादा पानी डाल देते हैं, डिल्यूशन कर देते हैं, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर देते हैं, तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक हो जाती है और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें, जब पानी नॉर्मल कंडीशन में है तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन है उसकी मोलर कंडक्टेंस कम है। बट जब हम उसमें डिल्यूशन करते हैं, इनफाइनाइट डिल्यूशन करते हैं, तब उस टाइम पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है मोलर कंडक्टेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ग्राफ इस तरह का बनता है, हमारे पास सेम एक्सिस रहेंगी लैम्डा एम और रूट सी, बट यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। पहले कॉन्टिन्यूसली हमारे पास जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ये कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाती है और एक टाइम के बाद कांस्टेंट और देन फर्दर इंक्रीज कर जाती है क्योंकि डिल्यूशन में उनकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलाश लॉ। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोलाश लॉ क्या होता है? एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ईच आयन make a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the other ions which is associated, and that value will give us the molar conductivity at infinite dilution, especially for a weak electrolytes. So this value is given by the sum of contribution of two ions, cations और anion की contribution से हम find करते हैं। तो molar conductivity at infinite dilution किसकी इक्वल होगी? कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटाइन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन, और हम कह सकते हैं कैटाइनिक कंडक्टिविटी प्लस एनाइनिक कंडक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है कोलाश लॉ का? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प अस टू फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिफोर कोलाश लॉ। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला यूज इसका ये था कि ये हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता था। मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालनी मुश्किल थी, बट यूजिंग कोलाश लॉ वी कैन फाइंड। उसके बाद अगली एप्लीकेशन ये है, इट हेल्प अस टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट अ कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर व्हिच इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो हमें अल्फा निकालने में हेल्प करता है कोलाश लॉ। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m नॉट, जहां पे हमारे पास लैम्डा mc क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, और ये अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थर्ड एप्लीकेशन है, इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द Ka दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C is concentration, K is the dissociation constant. Next application है, it help us to find the lambda m for springly soluble salts. Springly soluble salts कौन से होते हैं? वो salts होते हैं जो बहुत कम soluble होते हैं solvent में। उनका फॉर्मूला क्या है? lambda m equals to K into 1000 upon solubility. K हमें पता है conductivity होती है, lambda m हम निकालेंगे, 1000 हमें पता है solubility हमें given होगी, तो हम conductance निकाल सकते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब इसको यूज करके कोलाश लॉ को यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोलाश लॉ। आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और मेंशन करनी है कोई एक एप्लीकेशन उसकी, तो आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द लैम्डा नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, और आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव के गिवन है, क्लोरीन के लिए गिवन है, आपको लैम्डा नॉट गिवन है कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सल्फेट आयंस की। आपको सबसे पहले कैल्शियम के लिए यूज करना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा नॉट कैसे आएगा, सम ऑफ कैटायन प्लस एनायन, कैटायन की कंडक्टेंस प्लस एनायन की कंडक्टेंस। अब यहाँ पे आपके पास कैटायन तो एक ही है बट एनायन 2 है, क्योंकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन -1 में, तो यहाँ पे इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सबसे जरूरी चीज है जो आपने याद रखनी है, और बाकी वैल्यूज तो क्वेश्चन से गिवन है। कैल्शियम की पुट की वैल्यू क्लोरीन की 76.3 थी, 2 क्लोरीन की, तो मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया, तो हमारे पास लैम्डा नॉट CaCl2 के लिए आया 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करना मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। आपको मैग्नीशियम की वैल्यू गिवन है 106, आपको सल्फेट की गिवन है 160, और आप सल्फेट और मैग्नीशियम की वैल्यू यूज करके आप मैग्नीशियम सल्फेट के लिए लैम्डा नॉट इजीली फाइंड कर लोगे। और ये चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि कैटायन और एनायन किस तरह से आएंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन -1 में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए आपने मैग्नीशियम सल्फेट की जब वैल्यू फाइंड किया तब आपने इसमें डायरेक्ट सम किया दोनों की कंडक्टेंस का, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए वैल्यू है 106 और सल्फेट के लिए वैल्यू आपको गिवन है 160, और जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 266 आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करनी है, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखा आपने पहले और उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट करनी है जो आप यहाँ फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लैम्डा नॉट m गिवन है बट लैम्डा mc नहीं गिवन है, तो लैम्डा mc आपको निकालने का फॉर्मूला आता है, आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, लैम्डा mc इक्वल्स टू k into 1000 अपॉन m। यहाँ पे m इज मोलैरिटी, k इज कंडक्टिविटी, 1000 आपको पता है, ऐसा फॉर्मूला में यूज करना है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लैम्डा mc आ जाएगा। और अब आपको क्या निकालना था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपने लैम्डा mc निकाल लिया, लैम्डा नॉट m आपको गिवन है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा आएगा 0.084 और यूनिट्स इसकी नहीं आएंगी क्योंकि ऊपर लैम्डा mc था, नीचे लैम्डा m नॉट था, दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद आपको इसका फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन में बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला
K is equals to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा आपने अभी सॉल्व किया 0.084. यहाँ पे आपने C कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की जो आपको मोलैलिटी की फॉर्म में गिवन है. अल्फा आपने फाइंड कर लिया, 1 माइनस अल्फा किया तो K का फॉर्मूला क्या आ गया 1.86 10⁻⁵. तो आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर लिया 1.86 10⁻⁵. इसी तरह से ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपने सॉल्व करना है. इसमें भी आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा निकालोगे वो आएगा 0.12. उसके बाद आप लोगों को फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट K. तो K निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से वही C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. C आपको गिवन है, अल्फा आपने कैलकुलेट किया तो आप वहां से K निकाल लोगे. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कवर करने हैं. और बाय दिस अब हम इस चैप्टर के एंड तक, यहाँ तक हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर्स में हमने कंडक्टर्स, कोलाश लॉ इस लेक्चर में कवर किया, नर्स्ट इक्वेशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, सॉल्ट ब्रिज हमें पता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. देन वी हैव डन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स टाइप्स, ईएमएफ कर चुके हैं हम फाइंड, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ कंडक्टर हमने कर लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये सब टर्म्स हम फाइंड कर चुके हैं. So by this I finish my this lecture here. See you in the next lecture. Till then, keep watching, like and subscribe my channel. Share it with your friends. See you in the next lecture.